हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटा एक फीटो मैटरनल ऑर्गन है, यानी कि प्लेसेंटा में फीटल पार्ट भी होता है और मैटरनल पार्ट भी। तो इसके डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक जब फर्टिलाइज होता है तो इसमें सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और ये 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज से होते हुए 16 सेल स्टेज में पहुँचता है, जिसे मारुला बोलते हैं। मारुला में क्लोजली पैक्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। इनमें 2 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, इनर सेल मास और आउटर सेल मास। इनर सेल मास से एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और आउटर सेल मास से वो टिश्यू बनते हैं जो एम्ब्रियो को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन। तो मारुला जब यूट्रस में पहुंचता है तो इस टाइम पे इसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस स्टेज पे जूना पेलिसुडा डिसइनक्रीडेट होने लगता है और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं। इस स्टेज पर आउटर सेलुलर मास को सेलुलर ट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं और एम्ब्रियोनिक पोल पे, यानी कि जहाँ जिस एरिया में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, और नॉन एम्ब्रियोनिक पोल यानी कि जहाँ पे एम्ब्रियोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे कम ग्रो करते हैं। जो सेल एम्ब्रियोनिक पोल पे प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे सेलेक्टिन बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम में अटैच करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम के 2 लेयर होते हैं, फंक्शनल लेयर और दूसरा होता है बेसल लेयर। पीरियड्स के दौरान फंक्शनल लेयर की शेडिंग होती है और ये दोबारा से रीजनरेट होते हैं। बेसल लेयर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये एज इट इज़ रहता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर में इम्प्लांट होता है और एम्ब्रियो को वेलकम करने के लिए इस टाइम पर यह हाईली वैस्कुलर और हाईली ग्लैंडुलर होता है। इम्प्लांटेशन के बाद अब क्या होता है कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल हैं अपने सेल मेम्ब्रेन को लूज करता है और उनके प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से फ्यूज होकर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर बनाते हैं, जिसे सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस करता है और कार्पस ल्यूटियम के पास एचसीजी हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कार्पस ल्यूटियम के पास जब एचसीजी आता है तो कार्पस ल्यूटियम को पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। यह अपने सेल्स के नंबर बढ़ाने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन शुरू कर देता है, जिससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम का जो लाइफ है वो 10 से 12 दिन तक ही होता है। अगर उससे एचसीजी नहीं मिलता है तो फिर ये डिजेनरेट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस से एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर और भी ज़्यादा वैस्कुलर और सिक्रेटरी हो जाती है और एम्ब्रियो के चारों तरफ जो एरिया है वो इनलार्ज हो जाता है, ताकि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन और लिपिड को सिंथेसाइज कर सकें। एंडोमेट्रियम में होने वाले इन चेंजेज को डेसिडुअल चेंजेस बोलते हैं और एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। डेवलपमेंट के 2nd वीक के एंड तक एम्ब्रियो पूरी तरह से डेसिडुआ में इम्प्लांट हो जाता है और अब डेसिडुआ को इस समय 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ब्लास्टोसिस्ट डेसिडुआ के किस हिस्से के कांटेक्ट में है। पहला डेसिडुआ बेसिलिस, ये वो पार्ट है जो ब्लास्टोसिस्ट के बेस में होता है, यानी कि उसके अंडरनेथ होता है। सेकेंड डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, जो ब्लास्टोसिस्ट को कवर करता है, और थर्ड डेसिडुआ पेरिटोलिस, रिमेनिंग पार्ट जो इम्प्लांटेशन के कॉन्टैक्ट में नहीं है, जो ब्लास्टोसिस्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डेसिडुआ पेरिटोलिस बोलते हैं। अभी जो सारे प्रोसेस है सब साथ साथ चलते रहते हैं। 2nd वीक के दौरान ही जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो बाइलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसके नीचे प्राइमरी यॉर्क साइट प्रेजेंट होता है और ये आउटर सेल मास है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट के चारों तरफ साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स कॉलम्स ऑफ सेल्स बनाने लगते हैं, जिसे प्राइमरी विलाई बोलते हैं। ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर कैविटीज़ अपीयर होने लगती हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिन्हें लेकुलर सिस्टम बोलते हैं। ऐसे तो ये चारों तरफ होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस एरिया को डिस्क्राइब कर रही हूँ। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो इन्वेसिव होते हैं। ये एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स को इरोड करते हैं और लेकुलर सिस्टम इससे कनेक्ट हो जाता है। बहुत सारे आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स इरोड होते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक डिस्क्राइब कर रही हूँ।
आप जानते हैं कि आर्टरीज़ में ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ़्लो करता है और वेन में ब्लड लो प्रेशर के साथ फ़्लो करता है। तो मैटरनल आर्टरियल साइड से जो ब्लड है वो लैक्युलर सिस्टम में एंटर करता है और लैक्युलर सिस्टम से होता हुआ वेन्यूल में ड्रेन हो जाता है और इस तरह से मैटरनल यूट्राइन सर्कुलेशन बेबी के ट्रोफोब्लास्टिक लैक्युलर सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन की शुरुआत हो जाती है। मिशन जो है वो बेबी को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पहुँचता है। न्यूट्रिशियस ब्लड आर्टरी के थ्रू लेकुने में आता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ग्लूकोज कोरियानिक कैविटी में डिफ्यूज होता है। कोरियानिक कैविटी से योक सैक एंड एमनियोटिक कैविटी और वहाँ से फिर बाइलेमिनर डिस्क तक पहुँचता है और इसी तरह से वेस्ट मटेरियल भी योक सैक और एमनियोटिक कैविटी से डिफ्यूजन के थ्रू कोरियानिक कैविटी में आती हैं, फिर वहाँ से लैकुनी से वापस मदर के वेन्यूल्स में चली जाती हैं। अब योक सैक के सेल एक स्पेशल टाइप का सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसे मेसोडर्म बोलते हैं। अब मेसोडर्म से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब बाइलेमिनर डिस्क ट्राइलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट होता है तो इसमें इपीब्लास्ट से जो मेसोडर्म बनता है, डेराइव्ड होता है, उसे इंट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेसोडर्म है ये योक सैक से सिंथेसाइज्ड हो रहा है और ये एम्ब्रियो के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। तो यह स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू योक सैक और सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक्यूमुलेट होने लगता है, यहाँ तक कि यह एमनियोटिक कैविटी और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के बीच में भी अपनी स्पेस बना लेता है। अब एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म में एक कैविटी डेवलप होती है जो एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इनर लेयर जिसे स्प्लैंक्लिक लेयर बोलते हैं और आउटर लेयर जिसे सोमैटिक लेयर बोलते हैं और इस कैविटी को कोरियोनिक कैविटी बोला जाता है। एक पॉइंट पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, इसे कनेक्टिव स्टॉक बोलते हैं और आगे चलकर यह अमनियोटिक कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है। एक्स्ट्रा एम्नियोटिक मेसोडर्म के आउटर लेयर को सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ मतलब एक साथ ये तीनों मिलकर कोरियोनिक प्लेट बनाते हैं। तो यह कोरियोनिक कैविटी हो गई और ये कोरियोनिक प्लेट। अब साथ ही साथ बाइलेमिनर डिस्क ट्राइलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें फोल्डिंग होने लगती है और एमनियोटिक कैविटी जो एपिब्लास्ट के ऊपर थे सिर्फ उसमें भी फोल्डिंग होने लगती है। ये रैपिडली ग्रो करती है और एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर कर लेती है। ये हमारा कनेक्टिंग स्टाक है। अब ब्लड वेसल्स का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो अभी जो ये प्राइमरी विलाई बने थे, प्राइमरी विलाई के इनर सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं और कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्राइमरी विलाई में डेवलप होने लगते हैं। जब कोरियोनिक लेयर प्राइमरी विलाई में एक्सटेंड हो जाता है तो अब इसे सेकेंडरी विलाई बोलते हैं। ये विलाई चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है जो डेसिडुआ बेसिलिस की तरफ है उन्हें अच्छा ब्लड सप्लाई मिलने की वजह से वो ओवर ग्रोथ करती हैं और बाकी को पुअर ब्लड सप्लाई मिलने की वजह से अंडर ग्रो करती हैं और धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती हैं। कोरियन का यह पार्ट जहाँ बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं एक रफ स्ट्रक्चर होता है और इसे कोरियोनिक फ्रोंडोसम बोलते हैं और यह एरिया जहाँ पे नाक के बराबर विलाई हैं वो एरिया स्मूथ होता है, इसे कोरियोनिक लेवाई बोलते हैं। तो यह कोरियोनिक प्लेट, फिंगर लेग प्रोजेक्शन और डेसिडुआ वेसिलिस तीनों एक साथ मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लेसेंटा का मैटरनल पार्ट जो है वो डेसिडुआ वेसिलिस हो जाता है और फीटल पार्ट जो है वो कोरियोनिक प्लेट और ये विलस प्रोसेस होता है। अब बेबी के चारों तरफ प्रेजेंट जो एमनियोटिक कैविटी है वो रैपिडली ग्रो करने लगती है और कोरियोनिक कैविटी धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। अब एमनियोटिक मेम्ब्रेन और कोरियोनिक प्लेट एक साथ फ्यूज हो जाती हैं और इसे एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये दोनों एक साथ स्ट्रेच होते हैं और डेसिडुआ कैप्सुलरिस भी डिजनरेट हो जाता है और जब ये पूरा डेवलप हो जाता है तो यूट्राइन कैविटी भी धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है, चारों तरफ बेबी और मेम्ब्रेन हो जाते हैं। अम्बिलाइकल कार्ड भी एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाता है, उसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन हो जाती हैं। डेवलपमेंट के 3rd वीक के एंड तक प्राइमोर्डियल हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो के इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाते हैं और फीटल सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है और इसी टाइम पर सेकेंडरी विलाई में भी ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है और ये टर्सरी विलाई में कन्वर्ट हो जाता है। टर्सरी विलाई जो है ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है और इसकी सारी ब्रांच मेन ब्रांच की तरह ही होती हैं। इसी टाइम पर कोरियोनिक प्लेट में भी कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोरियोनिक प्लेट में वैस्कुलर चैनल अपीयर हो जाता है और साथ में ही अम्बिलाइकल कार्ड में भी प्रेजेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म वैस्कुलर चैनल में डेवलप हो जाता है। तो ये सारे वैस्कुलर चैनल एक साथ दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
अब हम ये तो अब तक पढ़ चुके हैं कि सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट में लैकुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जिसमें मदर का ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल जो टर्सरी विलाई को चारों तरफ होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट के चारों तरफ डेसिडुआ वेसेलिस के नीचे एक सेल बनाते हैं जिसे आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल बोलते हैं। यह प्लेसेंटा के फीटल और मैटरनल पार्ट को इंटरकनेक्ट करता है। अब सिंसियो ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो लैक्नी और विलाई के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगते हैं और लैकुलर स्पेस जो है वो बढ़ने लगता है। अब दो टर्सरी विलाई के बीच का जो स्पेस है इसे इंटरवेलस स्पेस बोलते हैं और अब मैटरनल आर्टरी और वेन की हेल्प से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सर्कुलेशन कैसे होता है? फीटल ब्लड जो है वो अम्बिलाइकल आर्टरी के थ्रू कोरोनिक आर्टरी में आता है और वहाँ से टर्सरी विलाई में आता है। मैटरनल ब्लड हमें पता है कि इंटरवेलस स्पेस में प्रेजेंट होता है। तो अब जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अदर जो भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हैं वो इंटरवेलस स्पेस से टर्सरी विलाई में फ्लो करते हैं और वेस्ट मटेरियल भी ऐसे ही टर्सरी विलाई से इंटरवेलस स्पेस से होते हुए मैटरनल ब्लड में चला जाता है। अब मैटरनल डेसिडुआ वेसेलिस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं और प्लेसेंटा को इनकम्प्लीटली डिवाइड करते हैं जिन्हें कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। एक प्लेसेंटा में 15 से 20 कॉटिलेडॉन्स लगभग प्रेजेंट होते हैं और एक कॉटिलेडॉन्स में 2 से 3 ब्रांच्ड स्ट्रक्चर यानी कि टर्सरी विलाई प्रेजेंट होते हैं। अब जान लेते हैं प्लेसेंटल बैरियर के बारे में कि अगर किसी भी मैटरनल सब्सटेंस को फीटल ब्लड तक पहुंचना है या फिर फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड तक जाने में कितने लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है, कितने लेयर होते हैं। तो इसमें टोटल 4 लेयर इनिशियल में होते हैं। पहला ये थिक सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, सेकंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, मेसेनकाइमल कोर, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो 20 वीक्स तक तो ये रहता है। 20 वीक्स के बाद सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट बहुत सारी जगह पे डीजेनरेट होने लगता है और एक पतली सी फिल्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ ही साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल भी डीजेनरेट होने लगते हैं और कुछ प्लेसेज पर ही बचते हैं। उसके बाद मेसेनकाइमल कोर भी बहुत सारी जगह पे डीजेनरेट हो जाती है और बहुत सारे प्लेसेज पे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स डायरेक्ट सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में रहता है। तो इस टाइम पे जो प्लेसेंटा है वो मैटरनल कोई भी मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहता है क्योंकि मदर और फीटल ब्लड के बीच में सिर्फ 2 लेयर होती है, पतली सी सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल होती है। एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, मैटरनल एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट स्पाइरल आर्टरीज जो होती हैं वो स्मॉल कैलिबर की होती हैं जिनके कारण इंटरवेलस स्पेस में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं आ पाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है और साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल प्रोलिफरेट करते हैं और मैटरनल ब्लड वेसल को और ज़्यादा इन्वेट करते हैं जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ब्लड इंटरवेलस स्पेस में ईजिली फ्लो करता है। अगर ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन इनकम्प्लीट होगा तो ऐसे में मदर में PIH डेवलप होने का रिस्क रहता है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के बारे में आपने इजीली समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि चैनल अभी नया है और सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।